हमने सेट्स की डिफाइन की थी कि सेट्स क्या होते हैं, सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, सेट क्या चीज होती है, कलेक्शन जो डिफाइन। फिर उसके कुछ एग्जांपल लिखे थे, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लिखे। फिर हमने उसको कैसे डिनोट करते हैं सेट्स को, कर्ली ब्रैकेट्स, स्मॉल लेटर्स, उसके मेंबर्स, और उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट्स को, उसके मेंबर्स को स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। फिर उसके बाद उसके स्टैंडर्ड सेट्स लिखे, जो स्पेशल सेट्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं आगे सभी चैप्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट यूज होने वाले हैं वो चीजें, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, उनके नोटेशंस, और कुछ स्पेशल टाइप्स के सेट्स और आगे पढ़ेंगे हम उसके अंदर। अभी जितना नॉलेज प्रीवियस नॉलेज था उसी को हमने एक साथ समूह करके एक जगह लाके रख दिया। ये सब सेट्स हैं, ए का मतलब, डब्ल्यू का मतलब, बी का मतलब, क्यू का मतलब, आर का मतलब, एस का मतलब, क्यू डैश का मतलब, और सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सब सेट्स के अंदर लिखनी है। फिर उनको रिप्रेजेंटेशन के बाद एक मैंने आपको बताया था सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। To represent sets we use three method. One is roster, second is set builder form, and the third is Venn diagram. रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने ऐसे बताया था कि एलिमेंट्स को लिखा जाता है कॉमा लगाकर, सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, क्या उसी पैटर्न के है तो डैश डैश लगा दिया जाता है, आपको एलिमेंट्स को लिखना जरूरी होता है रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो किस टाइप के हैं, उनमें क्या कैरेक्टर्स हैं, उनके प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड होता है पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्लोज फिगर के अंदर एलिप्टिकल शेप्स और सर्कुलर शेप में हम उन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो ये तीन मेथड हमने पढ़ी थी किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म से, अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना, सेट बिल्डर में दिया है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना, ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए कल हमने पढ़ा था उसी पर बेहतरीन करके थ्योरी करी। एक्सेप्ट ए दिया है जिसका एलिमेंट्स नहीं है, four elements, five elements, 8, 2, 4, 8, 16, 30. This is in roster form. ये रोस्टर फॉर्म में है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, ऐसा तो फिक्स है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म A equal to x plus that x, इतना तो फिक्स है, इतना तो लिखना ही है आपको। अब इसके बाद x का मतलब क्या है कि x क्या प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है, किस चीज को फॉलो कर रहा है, इसके अंदर जो छुपी हुई बात है वो ढूंढना पड़ेगी कि किसके जैसे दिख रहे हैं एलिमेंट्स। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ना आपको कि ये 2 है तो इसका डबल है, फिर ये इसका डबल है, फिर ये इसका डबल है, फिर ये इसका डबल है, इस तरह से होता जा रहा है। मतलब एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये जो मेंबर्स दे रखे हैं, ये जीपी में, जीपी एक सीरीज होती है, जैसे आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ा ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस भी पढ़ेंगे आप आगे जाकर, उसके ऊपर बने हुए नंबर है। पर इतना तो ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ सर ये 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ऐसा तो लिखना है ना। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 अगर हम जीपी यूज नहीं करें तो ऐसा तो बोल सकते हैं, मतलब x इक्वल टू 2 की पावर n लिख दूं मैं। पर n क्या ये बताना पड़ेगा, नहीं n तो कुछ भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, और √2 भी हो सकता है, तो n के बारे में तो बताना पड़ेगा ना। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। फिर गलत है क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं,
1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी और 6 भी हो सकता है। तो की बार 6 लिखूंगा तो 64, या फिर 64 है नहीं, फिर आगे कुछ लिखनी पड़ेगी, n की वैल्यू 5 या 5 से छोटी। इतना सब लिखने के बाद देखो इसमें एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी दिखी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो 2 की फॉर्म में, 2 की एक्सपोनेंट की फॉर्म में, वो एक्सपोनेंट एक नेचुरल नंबर है, वो 5 से छोटी है, 5 या 5 से छोटी है। इतना सब लिखने के बाद में ये इसका सेट बिल्डर है। एक और एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, x है x, इसमें x सब्जेक्ट, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म, उल्टा कर दिया इसको, सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको रिड्यूस करना है किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म से चेंज कर देंगे आप इसको, इसमें रोस्टर फॉर्म। इसका रोस्टर फॉर्म, यहां से रोस्टर फॉर्म बनाना इजी होता है। क्या करना होता है, इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऐसे एक्स जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब इसके फैक्टर्स करेंगे तो x 2 x 1 आएगा, x 2 x 1 आएगा, तो इससे x की दो वैल्यूज मिलेगी आपको 1 और 2 सॉल्व करने पर। और 1 और 2 दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। 1 और 2 को जरूरी नहीं है ऐसा लिखें, है ना। मतलब रोस्टर फॉर्म का जो आंसर होता है बिल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, इस वाले क्वेश्चन के लिए इसमें ये भी लिख सकता है x such that x is less than equal to 3 and it is a natural number, less than 3 and it is a natural number, तो भी वो सही होगा। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में जाने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, कुछ भी लिख सकता है जिससे कि आंसर सेम आ जाए। पर अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो उससे जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो सेम ही बनेगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे अपन डीपीपी के अंदर दिए हैं, तो अभी दो एग्जांपल से समझाया है। वेन डायग्राम सॉरी सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे जाते हैं, किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सेट, ये जो अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं नई अलजेब्रा है जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमें डेफिनेशंस का यूज करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम होता है इसका। जो अलजेब्रा बचपन से पढ़ने से थोड़ी सी हटकर होगी, इसमें डेफिनेशंस काम करेंगे। अगर आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से आती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर्मूले नहीं मिलेंगे इसमें। फर्स्ट टाइप एम्प्टी सेट और void सेट और नल सेट। एक इस टाइप का कलेक्शन आपको करने के लिए कहा गया है और आप उसका कलेक्शन करने गए तो आपको एक भी मेंबर नहीं मिला, तो ऐसा कलेक्शन जो है इसके उसको अपन एक स्पेशल टाइप में डालते हैं नल सेट, क्योंकि उसमें कोई कलेक्शन हम कर ही नहीं पाए। इसे हम सेट यानी नो एलिमेंट फाइल से डिनोट करते हैं। फाइल का नोटेशन यूज इसलिए किया है, फाइल इसमें तो कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं आता, जीरो भी कट करके नहीं आता, तो एक स्पेशल नोटेशन बन गया ग्रीक लेटर फाइल, कुछ भी नहीं आता इसमें, ऐसा होता ब्लैंक। डॉट भी नहीं लगाना है, डॉट भी लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, आप ऐसा लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स का कलेक्शन हो जाएगा और पॉइंट्स डिफाइन हो जाएगा। एग्जांपल अगर अपन दें, जैसे मान लो ऐसा लिख देता हूं, एक सेट ऐसा ए बनाओ जिसमें x plus 7 equal to 3a x belongs to a। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर मुझे अगर आप बता दो जिसको पुट करने में, नेचुरल नंबर बोल रहा हूं, ध्यान देना, x belongs to a लिखा हुआ यहां पुट करूं तो आंसर 3 आएगा। मैथमेटिकल एग्जांपल दिया है, x की क्या वैल्यू पुट करूं यहां आंसर 3 आएगा। तो आप बोलोगे सर -4 पुट कर दो,
-4 नहीं पुट करना, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपको ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं है, एक भी नंबर ऐसा नहीं है। दिस इज एलपी सेट, इसमें कुछ नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल, एक ऐसा कलेक्शन करना है a इक्वल टू x सच दैट, इसका मैं एग्जांपल कैसा लिखूंगा, सेट बिल्डर में लिखूंगा ताकि आपको बना के देखेंगे तो फिर मुझे मेंबर्स आएंगे नहीं। x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r। ऐसे रियल नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करके प्लस 1 करूं, स्क्वायर करके प्लस 1 करूं तो 0 आ जाए। कोई रियल नंबर है ऐसा? कोई बताएगा कोई ऐसा रियल नंबर है? आप में से किसी को मालूम है कोई रियल नंबर? नो सर। हाँ, नो सर। कोई रियल नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो हमको इसका आंसर 0 दे दे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो रूट में -1 आ जाएगा, और रूट में -1 आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। नो सच रियल नंबर। और प्रैक्टिकली अगर हम ऐसा बोले, ऐसे महीनों के नाम बताओ, साल के ऐसे महीनों के नाम बताओ, डे टू डे लाइफ रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, जिनमें 32 डेज होते हैं, 32 डेज वाले मंथ के नाम बताओ, कलेक्शन करो। ऐसा एक ही नहीं मिलेगा, या 27 डेज वाले मंथ का कलेक्शन करो, ओनली 27 डेज होते हैं मंथ्स में, नहीं मिलेगा। लेकिन 28 बोलूंगा तो मिल जाएगा ना आपको एक पर्टिकुलर ईयर। मैं आपसे कहता हूं ऐसे नंबर बताओ जो 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं, 2 से बड़े और 3 से छोटे हैं और साथ में नेचुरल भी है, तो आप एक भी नंबर नहीं बता पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन आती है कि जब हम कलेक्शन करने जाए हमें कोई एक एलिमेंट मिलता ही नहीं, एक ही एलिमेंट मिलता है। ऐसे स्टूडेंट के नाम बताओ जो क्लास 11th ए में पढ़ते हैं, 11th ए में पढ़ते हैं और कॉन्वेंट स्कूल नीमच की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कर रहा हूं क्लास और स्कूल, और जिसकी उम्र 50 साल। 11th ए में 50 साल का कौन पढ़ रहा है स्टूडेंट? एक भी नहीं। कॉन्वेंट नीमच की बात कर रहे हैं, कॉन्वेंट की, पूरे वर्ल्ड में की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड में तो पता नहीं कहीं पर भी कोई 50 साल का पढ़ रहा हो, हमें क्या पता। लेकिन हम 11th में 50 इयर्स का कोई एक बच्चा, 50 इयर्स का कोई बच्चा नहीं, 50 इयर्स का कोई एक ह्यूमन बीइंग पढ़ रहा हो, ऐसा 11th एक कॉन्वेंट में वो नहीं पॉसिबल है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कई सिचुएशन आती है अजीब सी जिसके अंदर कोई कलेक्शन मेंबर्स मिलेंगे ही नहीं आपको। ऐसे कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? Then with example 1, example 2, second type singleton set। सिंगलटन सेट डेफिनेशन नहीं लिखा रहा मैं वर्ड्स में, यहाँ से सीधे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट लेते इसलिए कि बाद में नोट करते हैं, क्लास वर्क नोटबुक बना रहे हैं आपकी, और ट्यूशन की होमवर्क नोटबुक, क्लास वर्क नोटबुक दो बनती है। स्कूल में भी यही चलता है, क्लास वर्क नोटबुक और होमवर्क नोटबुक। तो सिंगलटन सेट ऐसे सेट को बोलते हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, लाइक दिस, a set having only one element। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देता हूं तो x के दो आंसर मिलेंगे आपको, +-1, लेकिन आगे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a, तो नेचुरल नंबर तो 1 ही मिलेगा, -1 रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक ही एलिमेंट आएगा ना इसके अंदर, दिस इज इक्वल टू सिंगलटन सेट। तो ऐसे सेट्स जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ओनली वन एलिमेंट, x 3 से बड़ा, 5 से छोटा और नेचुरल नंबर। इसमें क्या आंसर आएगा आपके पास? ओनली 4। फाइनाइट सेट, एक ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो काउंटेबल, मतलब गिन पाए आपके कितने हैं, 10 है, 12 है, 15 है, 50 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, काउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए सेट, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जिसे हम x इक्वल टू लिखा 2 4 6 8 10, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 6 एलिमेंट्स। दिस इज फाइनाइट। a इक्वल टू
1 2 7 11 10 12 ऐसे ये भी कैसा है फाइनाइट सेट। फोर्थ डेफिनेशन। सर यस सर ए वाले में सेट की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब उसमें क्या क्राइटेरिया है? इसमें ए वाले में अभी 1 2 7 11 10 और 12। हाँ वो अपन ने हिसाब से भी कैलकुलेट किया है। मुझे ये नंबर चाहिए 1 2 7 10 11 12 तो मेरी इच्छा है ना, पर ये डिफाइन है, कुछ ना कुछ तो सोच के लिए होंगे मेरे नंबर। वो पर्टिकुलर एक रूल से बनाया है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नंबर्स का कलेक्शन है, 11 डिफाइन है, 10 भी डिफाइन है, 12 भी डिफाइन है, मैथ्स में का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ये नंबर की कलेक्शन है, तो पर्टिकुलर रूल में वो जरूरी नहीं है। तो सर ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको नहीं लिख पाऊंगा मैं, इसको लिखूंगा भी तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 7 10 11 12 और ये नंबर्स है। इसको जरूरी नहीं मैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हर किसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है। किसी पर्टिकुलर रूल से बने होंगे तो लिख लेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो सबके लिए लिखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे नंबर है जो 13 से छोटे हैं और जिसमें 1 2 7 11 10 12 आता है, तो ये लिख दो बस। बात तो ये होगी, सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए पापा। अगर जबरदस्ती बोल रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं ना रूल पकड़ पाऊंगा, इसके अंदर रूल है ही नहीं, कुछ कुछ भी लिख दिया मैंने। तो सर ये फिर कलेक्शन होगा ना? हाँ ये फिर कलेक्शन में आएगा ना? कलेक्शन है और डिफाइन भी है। ऐसा थोड़ी बोला था मैंने कि किसी रूल से अरेंज हो, ये वर्ड यूज किया है क्या हमने? सेट की डिफाइन में ये वर्ड यूज किया था क्या कि किसी रूल से अरेंज हो? ये वर्ड यूज नहीं किया है हमने। ये बोला था एक कलेक्शन को डिफाइन, ये डिफाइन है कि नहीं 1 2 7 11 10 12 डिफाइन का मतलब इनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि क्लास 11 के स्मार्ट बॉयज का कलेक्शन करो, तो स्मार्ट की कोई डिफाइन नहीं है। स्मार्ट कौन है, इसके हिसाब से कोई स्मार्ट है, किसी के हिसाब से कोई स्मार्ट नहीं है। मैथमेटिक्स की बुक के टफ चैप्टर्स का कलेक्शन करो, तो उसका कोई डिफाइन नहीं है टफ चैप्टर्स की। क्यों? क्योंकि टफ चैप्टर किसी के लिए इजी हो सकते हैं, किसी के लिए टफ हो सकते हैं, अलग अलग वेरी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 10 से छोटे नंबर जो नेचुरल है उनका कलेक्शन करो, 15 से छोटे नंबर का कलेक्शन करो, 15 से छोटे, और उसके अंदर ये नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए 15 से छोटा में 3 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, 11 नहीं आना चाहिए, 14 नहीं आना चाहिए, ये बोल दिया मैंने। तो आप ये लिखना आएंगे कि मेरे साथ सभी एक साथ आंसर नहीं, ये लोग नहीं चाहिए। कौन कौन से? 3 4 5 6 नहीं चाहिए, 8 9 नहीं चाहिए, फिर 13 14 नहीं चाहिए, और 15 से छोटे चाहिए। तो आप ये नंबर लिख के लाओगे, सब जने किसी आंसर ला के देंगे कि नहीं? ये मैंने डिफाइन किया, मुझे जो चाहिए था कलेक्शन। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा कलेक्शन जो डिफाइन और साथ में रूल से अरेंज हो वही सेट होता है। अगर ऐसा होता है ना तो वो सेट क्या बन जाता है उस कंडीशन में, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, जिसको हम एपी जीपी और एचपी के नाम से आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किसी रूल से अरेंज हो, ये रूल जरूरी नहीं हो, इसमें कलेक्शन होना चाहिए, डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है सर हाँ सर इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर डजंट मैटर? हाँ रोस्टर सर फॉर्म, ऑर्डर मैटर करता है क्या? रोस्टर फॉर्म डजंट मैटर। सर ऑर्डर, सर जैसे कि अपन लगाते हैं ना 2 4 6 8 10। इधर उधर डिसऑर्डर करके लिख सकते हैं, जैसे कल भी बताया था, रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। 1 2 7 लिखो, 7 1 2 10 11 12 कोई प्रॉब्लम नहीं। वही तो कह रहे हैं, ऑर्डर में अगर लिखा मतलब क्या हो गया, फिर किसी रूल से अरेंज कर दिया ना आपने। रूल से अरेंज करने वाली बात करते ही नहीं है इसके अंदर, हो या नहीं हो। रूल से अरेंज हो भी सकते हैं, नहीं क्यों, तो भी वो एक सेट है, बस वो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब इसमें भी आपको दो तीन एग्जांपल दिए। क्लास 11th ए के, क्लास 11th ए के उन स्टूडेंट्स के नाम लिखो जो बहुत रिच है। अब क्लास 11th ए के रिच स्टूडेंट्स के नाम तो आप रिच की कोई डिफाइन नहीं। क्लास 11th की मैथ्स की नोटबुक के टफ टॉपिक का कलेक्शन करो, कोई डिफाइन नहीं। अब ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में आप लिखते हैं। मैं बोलता हूं क्लास 11th में उन बच्चों के नाम लिखो जिनके 80% से 90% के बीच में मार्क्स आए, तो आप सभी के नाम लिखेंगे। अब उसमें नाम एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी लिखे हैं वो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। नाम कैसे भी लिखो, पर उन्हीं के नाम आएंगे ना जो 80 से 90 के परसेंट के बीच में, और वो डिफाइन हो गया। इस टाइप के सेट्स जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको हम काउंट नहीं कर पाते कि कितने एलिमेंट्स हैं। 0 1 2 3 डैश डैश लगा दिया,
एंड सो ऑन, इसको हम एंड सो ऑन मतलब इसी ऑर्डर में, इसी रूल से इसके अंदर नंबर मिलते जाते हैं, जीरो हो जाए तो एक ऑर्डर में चले जाए। ऑर्डर में जब मैं ठीक है 0 1 2 3 को इसलिए लिखा है कि 3 के बाद 4 फिर 5 फिर 6 आता जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं मैं 3 1 2 भी लिख सकता हूँ, 2 1 3 भी लिख सकता हूँ। लेकिन फिर क्या होगा, उसमें हमको आगे के डिजिट लगाने में प्रॉब्लम आएगी कि पता नहीं कौन से बच्चे जमा रहे उसका ऑफिस। तो यहाँ मुझे इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देने के लिए मैंने क्या बनाया, एक ऐसा रूल बनाया जिससे आगे के एलिमेंट्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो। जब भी इनफाइनाइट सेट लिखते हैं ना तो उसमें एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जैसे रेशनल नंबर बोल दिया क्यू, क्या क्या मिलेगा आपको पता है, बहुत सारे नंबर हैं, x z x इक्वल टू p by q के फॉर्म में, वो p और q इंटीजर्स है और q डज नॉट इक्वल टू, q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत सारे नंबर मिलेंगे, खत्म थोड़ी होंगे इसके अंदर। ये एक रूल बना रखा p by q के फॉर्म में और q नॉट इक्वल इनफाइनाइट से, दिस इज फोर्थ। फिफ्थ था में सिक्स्थ आएगा ऑर्डर ऑफ ए सेट, इसी सेट का ऑर्डर, और इसको हम ओ ए से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए सेट ए, ओ ए। एक सेट ए दे रखा है 2 4 6 8, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज 4। एक और नोटेशन यूज होता है इसमें एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर ऑफ ए सेट एक ही बात है। एक और नाम है इसका कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट और ऑर्डर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स एन से भी बताते हैं ओ ए से भी बताते हैं, दोनों के लिए एक ही नोटेशन है, ऑर्डर ऑफ ए सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर के लिए स्मॉल ए यूज किया है, ऑर्डर के लिए ओ यूज किया है, कार्डिनल नंबर भी कुछ बुक में इसके लिए वर्ड यूज किया है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। जैसे कि दो एग्जांपल दिए, 6 एलिमेंट्स थे उसमें, एक और एग्जांपल लिखता हूं, सेट पी है, ये इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं होती कार्डिनलिटी, मतलब ऑर्डर किसका होता है, फाइनाइट सेट का ही होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हम बोलते हैं इसका ऑर्डर क्या है, एट, और एक की कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। सर ऑर्डर ऑफ अ सेट एक बार और समझा दो। ऑर्डर ऑफ ए सेट, इसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम ऑर्डर ऑफ ए सेट बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स है ना, तो OA इक्वल टू 4 इसको ऑर्डर बोला है। ऑर्डर और कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है उस सेट के अंदर, काउंटेबल नंबर्स फाइनाइट सेट्स के अंदर। इसमें 4 एलिमेंट्स में 4 लिखते हैं, उसी का दूसरा नाम है कार्डिनल नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आर 8, उसको हम बोलते हैं इसका ऑर्डर 8। ऑर्डर एक नेचुरल नंबर या होल नंबर है, जीरो भी हो सकते हैं ना, तो ऑर्डर और कुछ नहीं है, होल नंबर होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट से रिलेटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट, इसको हम A is equivalent to B लिखते हैं, ये नोटेशन है इसकी इक्विवेलेंट सेट का। जो अपना सिमिलरिटी का साइन होता है ट्रायंगल्स में ना, वही यहाँ पे दो सेट के बीच में जब लगाया जाता है, A और B दो सेट हैं, तो टू सेट्स आर इक्विवेलेंट A एंड B, उसका ये नोटेशन है। A is equivalent to B, नोटेशन है जैसे सिमिलर ट्रायंगल का वो वाला साइन बनाते हैं,
ऐसे इक्विवेलेंट के लिए वाला साइन सेट्स में लगेगा तो इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बीच में लगेगा तो सिमिलर पढ़ेंगे। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स ए बी सी डी, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। दिस इंप्लाइज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्या डिफाइन होगी बताओ, कोई बताएगा? If the cardinal number of two sets are equal, then they are equivalent sets. कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एलिमेंट्स। एलिमेंट से मतलब नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए बस। इसमें 4 है, इसमें 4 है, देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। सिंपल डेफिनेशन। 7 नंबर है, 6 हो गई थी ना, इससे पहले कितनी हो गई थी? 6। अरे बताओ ना, 6 डेफिनेशन हो गई थी कि 5 हुई थी? सर 5 हुई थी। सर 5 सर इक्विवेलेंट 6 नंबर का है। इक्विवेलेंट 6 है, ये 7 था। इक्विवेलेंट सेट, देन इक्वल सेट। एक सेट ए जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, एक सेट बी जिसमें एलिमेंट्स 2 1 3 4, एन ए इक्वल टू एन बी। इक्विवेलेंट सेट्स तो है, लेकिन साथ में क्या चीज देख रहे हैं? मेंबर्स। Element. सर एलिमेंट सेम है। हाँ, मेंबर्स भी सेम होना चाहिए, इक्वल में सेम मेंबर्स भी होंगे। तो टू सेट्स आर इक्वल सेट्स व्हेन देयर मेंबर्स आर सेम एंड टोटल मेंबर्स मस्ट बी इक्वल। अब सेम होना तो इक्वल तो होना चाहिए। मान लो इसमें 5 लिख दो और इसमें 4 ही लिखो तो फिर 5 इसके अंदर नहीं दिखेगा तो सेम कहां से हो? तो इक्विवेलेंट सेट होना जरूरी है। इक्विवेलेंट सेट ही इक्वल सेट्स होते हैं जब उनके मेंबर्स इक्वल होते हैं। सीधी सी बात है, वो सिंपल सी डेफिनेशन। 8 सबसेट। जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर उससे छोटा क्या होता है? सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के पास थोड़े ज्यादा अधिकार होते हैं, सब इंस्पेक्टर थोड़ा छोटा होता है ना? तो सब इंस्पेक्टर में और इंस्पेक्टर में जो डिफरेंस है उसी से अपन इसको भी याद रख सकते हैं, सबसेट। इसके लिए यहाँ पर एक नोटेशन है, एक उसका सिंबल है सबसेट को डिनोट करने का। वो एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दूसरी बुक के अंदर तो सेम सही दिया हुआ है, पर एनसीईआरटी को उल्टा दे रखा है। पता नहीं वो ऐसा क्यों चल रहा है, लेकिन वो शुरुआत से चलता आ रहा है। उन्होंने उसका डिफाइन भी ये दिया है, सबसेट की डेफिनेशन ये की उन्होंने। ये सबसेट का नोटेशन है। अब आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है भाई क्या लिखा है? इसको बोलते हैं फॉर ईच फॉर ऑल। फॉर ऑल एक्स मेंबर है जो बी सेट में है, जितने भी मेंबर बी सेट में हैं वो सभी के सभी मेंबर किसमें हैं? सेट ए। All the members of set B are in set A, then B is a subset of A। सबसेट का नोटेशन है। B अगर A का सबसेट लिख रहे हैं, सबसेट का नोटेशन ये लेस देन इक्वल टू साइन नहीं ध्यान देना, ऐसा है। लेस देन इक्वल टू ऐसा होता है, इस टाइप से यहाँ पे शार्प का होता है, तो ये ऐसा है, सी टाइप का बनाओ। एनसीईआरटी में ये किया है सेट इसके लिए, सबसेट के लिए। लेकिन बुक्स में देखेंगे आप तो सबसेट के लिए यूज करते हो, ये वाला साइन इसलिए यूज करते हैं देखो आप, क्योंकि एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए इक्वल टू का वाला ये वाला यूज करते हैं। यहां मैंने लिखा नहीं a इक्वल टू b, a और b इक्वल है ना, तो इक्वल सेट्स के लिए यूज करते हैं a इक्वल टू b। इसका हर मेंबर इसमें, इसका हर मेंबर इसमें, ऐसा है ना? तो b का हर मेंबर अगर a है तो b को a का सबसेट बोलते हैं। हो सकता है वो सारे के सारे मेंबर उसमें चले जाएं। एग्जांपल देखो,
इस एग्जांपल में every element of B is in A. B is a subset of A. क्या B का हर एलिमेंट A में दिख रहा है? आपको इतना देखो बस, B का हर एलिमेंट A में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है, तो B A का सबसेट है। अब आप बोलोगे सर हमें तो A का भी B में दिख रहा है, वो एक अलग बात है। अभी जितना पूछा उसके हिसाब से इसका हर एलिमेंट इसमें दिख रहा है, सारे के सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं ना, इसलिए इक्वल टू का साइन भी यूज करें। लेकिन अगर इस जगह में ऐसा लिखना, बी के सारे एलिमेंट ए में दिख रहे हैं पर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम ऐसा लिखेंगे बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये होता है प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस देखो। अगर ऐसा एग्जांपल दिया है इस टाइप का, तो इसमें तो साफ लिख रहा है कि 1 2 इसके अंदर है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें और दिख रहा है, और इसमें 1 2 3 4 है, और ये 1 2 3 4 इसमें भी है, इसलिए बी ए का सबसेट। ये सबसेट का नोटेशन है और ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। मतलब अगर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है बड़े वाले सेट में, इसको बोलते हैं बड़ा वाला सेट, मतलब सुपर सेट। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट और इसको बोलते हैं सबसेट। तीनों में डिफरेंस है, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट। इसलिए जब सबसेट की बात आती है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये ए है, ये बी है और ये ए। बी ए के अंदर बैठा हूं, बी इज ए सबसेट ऑफ, दिस इज प्रॉपर सबसेट, बी ए के अंदर। यस डाउट? सर आपने ऊपर वाले में बोला था कि बी ए का सबसेट है, तो उसको ऐसे भी बोल सकते ना कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि एलिमेंट्स भी सेम ही है उसमें। तो वो तो आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप ए और बी के अंदर एलिमेंट सामने दिख रहे हैं। क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें सब एक सेक्स में चलता है, एलिमेंट्स दिखते ही नहीं। अगर ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें एलिमेंट बताइए, सेट कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर। तो आपको एलिमेंट देख पा रहे हो, एलिमेंट जब दिखते हैं ना तब तो हम बोल सकते हैं ए भी बी का सेट है, बी का ऐसा, तो इसको तो हम इक्वली लिखते हैं। अभी मुझे डेफिनेशन क्या समझानी है आपको कि क्या बी का हर एलिमेंट ए में दिख रहा है? यस, तो बी ए का सबसेट है, बस दैट्स इट। सारे के सारे एलिमेंट्स ए में दिख रहे हैं। इधर भी देखो आप, बी के सारे एलिमेंट्स ए में दिख रहे हैं, मतलब हां दिख रहे हैं, ठीक है, बी ए का सबसेट है। लेकिन अगर हम सेट को ऑब्जर्व करें तो बी का हर सेट ए में है, ए का बी का हर एलिमेंट ए में है, ए का हर एलिमेंट बी में है, ऐसा लिखने की कह रहे हो ना। इन दोनों को मिलाकर मैं लिख दूंगा a इक्वल टू बी। अगर इसका हर एलिमेंट इसमें और इसका हर एलिमेंट इसमें, तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? दोनों ही इक्वल हैं। ये डेफिनेशन हो गई इक्वल सेट्स की, जैसे यहां पर आपने देखी थी। और इसमें ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है पर बी का हर एलिमेंट ए में, तो बी का हर एलिमेंट ए में है, इसका मतलब ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। तब हम ये वाला साइन यूज करेंगे ये बताने के लिए कि ये पूरा इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता, इसलिए प्रॉपर सबसेट यूज किया। स्क्रीनशॉट में सर वो वी का साइन क्या है, एक बार बता दो सबसेट में, उसको क्या बोलता है? ये सर नीचे वो सबसेट का जो लिखा हो ना, एक्स ये के पास। सर लेफ्ट साइड में ये नीचे फॉर नीचे। ऑल, फॉर ऑल, फॉर ईच। ओके सर। ठीक है, मार्क वेन डायग्राम भी बनाया है ना।
प्रॉपर सबसेट वो डिफाइन करके तो दे दिए, पर एक एग्जांपल डेफिनेशन में लिख रहा हूं। देयर एक्सिस्ट सम एक्स belongs to B belongs to A such that X does not belong to B, then B is proper subset of A. अब ये फिर अजीब सा लगेगा आपको, अभी जो बोला वही चीज है, लेकिन मैंने इसको वर्ड्स में नहीं लिखते हुए मैथमेटिकल नोटेशन में लिखा है। देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? देयर एग्जिस्ट। वो क्या था? फॉर ईच फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। कुछ देयर एग्जिस्ट का मतलब उपलब्ध होना ना, एग्जिस्टेंस जिसे बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट सम एक्स, वो एक्स ऐसे हैं ए में जो एक्स बी में नहीं। देखो इधर से हम इसी एग्जांपल की बात करें, ये एक 3 ऐसा दिख रहा है जो बी में नहीं, ए में तो है पर बी में नहीं। देखो ए में है पर बी में नहीं होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू बी। तो अब हम बी को ए का सबसेट बोलेंगे। एग्जांपल को लिख लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6, और सेट बी में लिख लेता हूं 2 4। आप देखो बी में कुछ, ए में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे 1 3 5 6 जो बी में नहीं है। अगर ऐसा होता तो बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट। और जो सेट बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सुपर सेट। ये सुपर सेट, इसमें सुपर सेट का वर्ड यूज नहीं होता जब हम सबसेट की बात करते हैं, क्योंकि वो तो दोनों इक्वल हो भी सकते हैं। पर जब प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो जो बड़ा सेट है वो सुपर है, बड़ा है तो सुपर हो गया। एंड proper subsets, improper subsets। एक तो मैंने सबसेट बताया, एक प्रॉपर सबसेट बताया, अब इम्प्रॉपर सबसेट पे पहुंचने हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट में 5 and set A itself are known as improper subset of set A। मतलब कोई सेट A दिया है तो 5 और A इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। दोनों को मिलाकर बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? अभी एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल देखिए, तीनों चीजें क्लियर करूंगा एक एग्जांपल से। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन में आएगा, इसका पर्टिकुलर एक एग्जांपल नहीं दे सकता मैं यहां पर, वो लिख सकते हैं। छोटा एग्जांपल चाहो तो मैं लिख देता हूं एक, जैसे मान लो सेट दिया है 1 2 और 5, ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट हैं। एक तो सेट खुद और एक 5। अभी चीज समझ में इसलिए नहीं आ रही यहाँ पर कि नेक्स्ट डेफिनेशन पर बेस्ड है मुझे, मतलब नेक्स्ट डेफिनेशन से क्लियर होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसके बारे में। इसलिए एग्जांपल एक छोटा सा लिखा है मैंने यहाँ पर, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट। तीनों चीजों को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले डेफिनेशन को लिखेंगे इसमें, नंबर ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स और improper subsets of a set A। मतलब अगर आपको एक सेट A दिया है, एक सेट A गिवन है, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे और इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे ये चेक करना है। देखो कैसे, एग्जांपल से बताऊंगा। एक सेट ए दिया है 1 2 3, ये तो सेट ए दिया है। अब मैं इसके सबसेट्स बनाता हूं। देखो सबसेट्स ये होते हैं 1 2 3 1 2 1 3
2 3 1 2 3 ये सब इसके सबसेट्स हैं। इसका हर एलिमेंट इसमें, इसका हर एलिमेंट इसमें, इसका हर एलिमेंट इसमें, इसका हर एलिमेंट इसमें, इसका हर एलिमेंट इसमें। 1 3 लिखो या 3 1 लिखो, एक ही बात है, ऑर्डर को चेंज करने से नया सेट नहीं बनता। 1 2 3 4 5 6 7 and 5 is assumed to be subset of every set। 5 को बोला जाता है वो सभी सेट का सबसेट है। ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता सबसेट की, फिर भी सबका सबसेट है। प्रूव भी करके दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहां जाके समझ में आएगा। तो टाइम बीइंग सब बोलते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती है मैथमेटिक्स में जिसको हम प्रूव नहीं करते हैं, उसको हम एज्यूम करके चलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम्स। तो ये अभी एग्जाम के लेवल पर है, लेकिन फिर भी इसका प्रूफ देने की कोशिश की है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर के अंदर। तो 5 is assumed to be subset of every set। तो इसका कितने सबसेट हो गए टोटल बताओ आप, कोई बताएगा कितने हैं टोटल सबसेट्स? सर 8। 8 सबसेट्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर ऐसे बना के देखने में तो कितना टाइम जाएगा, और इसमें 3 एलिमेंट थे, और अगर ऐसे आप 6 एलिमेंट लिख दोगे तो हम ऐसे कितने बना के देखते जाएंगे। तो उसका तरीका है कितने बनेंगे। एग्जाम में कोई ये भी नहीं पूछता है कि कितने बने हैं बनाओ, क्योंकि बनाने में तो छोटा सेट ही देते हैं। अगर बड़ा सेट दे देंगे तो बनाने में हमारा टाइम हो जाएगा ना, और फिर कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ छूट तो नहीं गया। तो उसका तरीका क्या है, कितने एलिमेंट्स है इसमें बताओ, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसका ऑर्डर कितना है, 3। इसका ऑर्डर कितना है, 3 एलिमेंट्स है ना इसमें। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ द सेट A इक्वल टू कितना है, 3। तो 2 की पावर में 3 लिख दो सबसेट्स, 2⁻3 8 आएगा। मतलब जितने एलिमेंट इसमें है उसको 2 की पावर में लिख दो, उतने सबसेट्स बनते हैं। मतलब ये होगा, सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है, हमें सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर में OA और 2 की पावर में NA और 2 की पावर में N। ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी भी सेट्स के सबसेट्स बनाने का ये फॉर्मूला होता है। बनाने का मतलब काउंट कितने होंगे। बनाने के लिए तो आपको बनाना इस तरह से पढ़ेंगे, एलिमेंट्स को इधर-उधर लिखकर सब 1 1 1 1 2 2 3 1 3 1 2 3 सभी लिखना है। देखो 1 2 3 लिखने का ध्यान से देखना, सबसेट्स बोला है ना इसलिए। लेकिन प्रॉपर सबसेट बोलूंगा तो बताओ किसको हटा दूंगा इसमें से, प्रॉपर सबसेट्स में 1 2 3 को हटा देंगे। प्रॉपर सबसेट्स में 1 2 3 को हटा देंगे, क्योंकि उसमें वो नहीं आता। एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में है पर बी में है, लेकिन ए में नहीं है, मतलब ए में है पर बी में नहीं है। तो इसमें 1 2 3 अगर मैं 1 2 3 भी लिखूंगा तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट्स में क्या हो जाएगा, 1 से लेकर सभी लिखना है, कहां तक, 2 3 और उसके बाद 5। तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे टोटल? 2 7। प्रॉपर सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर n -1, एक कम हो जाएगा। और वो भी कम कौन सा होगा, खुद जो सेट A दे रखा वही हट जाएगा उसमें से। 5 तो रहेगा। तो 5 तो प्रॉपर भी है, 5 तो प्रॉपर भी है, 5 तो सबसेट भी है, और 5 तो इम्प्रॉपर भी है। 5 तीनों जगह आता है, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट्स 2 को बोला जाता है। जैसे अगर मैं इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स की बात करूंगा, एक तो क्या आएगा, इम्प्रॉपर में क्या लिखेंगे बताओ, इम्प्रॉपर सबसेट्स में सिर्फ एक तो 1 2 3 और एक 5। सो ओनली 2 दो ही होंगे, ये फिक्स है, एक तो खुद और 5, ये इम्प्रॉपर सबसेट्स है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट्स एक कम होता है, सबसेट्स में 2 की पावर n होता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो,